हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है सिलेबस में। ठीक है, तो इसमें हमने बेसिक बेसिक स्टडी कर लिया था करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, और आपने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड। ठीक है, आज हम उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारे पास उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और है क्या है हमारे पास, टॉपिक का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। ठीक है जी, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट यानी आप दोनों के बीच में कैसा रिलेशन बनता है। अब अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करी जाए तो इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, और अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करी जाए तो हमें पता है कि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किससे लिखते हैं, वीडी से। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन बनता है, डायरेक्ट रिलेशन बनता है, इनवर्स रिलेशन बनता है, किस तरीके का इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कंसीडर किया है हमने, एक कंडक्टर कंसीडर किया हुआ है। कंडक्टर हमारे पास यानी कोई वायर हो सकती है, ठीक है, जिसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उनकी कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, वीडी से। ई वेक्टर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एल टोटल लेंथ है हमारे पास कंडक्टर की, और ए क्या है हमारे पास, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। और इसको हमने जो कंडक्टर है यानी हमारी जो वायर है उसको हमने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जिसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास, वी से लिखा जाए। तो देखो कैसे करेंगे हम इसे, हम लिखेंगे कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। हमारे पास कंडक्टर की लेंथ कितनी आ गई, एल आ गई। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए आ गया। लेट वी बी द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, वी। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है हमारे पास वी। तो अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बनानी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बनाई जा सकती है, फॉर्मूला है, हमने स्टडी किया हुआ है, E इक्वल्स टू V, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ है कितनी है हमारे पास, ये रही टोटल लेंथ L, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारे पास, V। तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, E इक्वल्स टू V अपॉन L। ये सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने क्या कर लिया, एक फार्मूला यहाँ पे लिख दिया। फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे क्रिएट हो रहा होगा यानी कि V की वैल्यू डिवाइड बाय टोटल कितनी लेंथ है हमारे पास कंडक्टर की, वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फार्मूला। अब क्या बोला जा रहा है इसमें, हमारे पास ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स को। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमने क्या कंसीडर किया, लेट एन बी दी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में, कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो हमें किससे मतलब है, यहां से, यहाँ पे चार्ज से मतलब है। क्योंकि देखो हमने क्या सीखा है, इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इसका मतलब ये है हमारा चार्ज मूव कर रहा है, और चार्ज मूव करेगा यानी हमारे पास क्या डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या डेवलप हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट। तो अब यहाँ पे जब आप रिलेशन करंट के लिए बता रहे हो तो इसका मतलब क्या है, हमें चार्ज के साथ ही तो रिलेशन बनाना है। तो अब यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होगा वो कैसे डिसाइड किया जाएगा, हमने तो ये बोल दिया कि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन का मतलब तो कुछ भी हो सकता है हमारे पास। तो हमने क्या लिखा, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपके पास एन है तो वहां पे आपके पास एन कितने कितने होंगे, देखो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर का वॉल्यूम होगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। तो हमने क्या किया, एन को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर के साथ। अब वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कैसे आएगा, एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर हमारे पास क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। अब अगर वॉल्यूम के बारे में पता चल रहा है मेरे को, अगर वॉल्यूम के बारे में पता चल रहा है तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय एन हो जाएगा, क्योंकि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे प्रेजेंट है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे प्रेजेंट होंगे उसको आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। तो एक रिजल्ट ये बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए एन इंटू ए एल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। दो फॉर्मूला बनाए, एक बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E इक्वल्स टू V अपॉन L, और दूसरा हमने बनाया अभी तक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो कि आया N इंटू ए एल आया वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। अब बोल रहे हैं टोटल चार्ज। अब यहां से टोटल चार्ज निकाल लो, यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, चार्ज की वैल्यू निकालनी है, क्यू की वैल्यू निकालनी है। ये किसके इक्विवेलेंट होगी,
जितना आपके पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे मल्टीप्लाई बाय एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। सिंपल है। अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रफ एग्जांपल 100 है और मेरे पास अगर 100 इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या करते हो, टोटल निकालने के लिए क्या कर देते हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपके पास कुछ ऐसी वैल्यू देखने को मिलती है। अब यहाँ पे भी वही किया जा रहा है कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू थी NaL, N इंटू ए इंटू एल, और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आएगी, ई से लिखते हैं हम, तो हमारे पास टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, NaL इंटू ई, और ये बन जाएगी मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, सिंपल है। ई के लिए रिजल्ट बनाया, फिर आपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिजल्ट बनाया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए जैसे ही हम रिजल्ट बनाते हैं हमें पता चलता है हमें चार्ज की वैल्यू चाहिए, टोटल चार्ज कितना रहेगा वहां पे, वो डिसाइड करेगा करंट कितना होगा। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जितनी वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन की है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैसे, NaL इंटू ई, तो NaLe ये हमारे पास रिजल्ट बनता है क्यू के लिए। अब बोल रहे हैं कि जैसे आप बोलोगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या करेंगे, मूव कर रहे हैं, ऑब्वियसली ड्रिफ्ट वेलोसिटी तभी देखने को मिलेगी जब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है मूव कर रहे होंगे, तो कुछ तो टाइम ले रहे होंगे। अब टाइम अगर हमें निकालना हो तो टाइम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टाइम के लिए फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला बेसिक डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से फॉर्मूला बना। टाइम कैलकुलेट करना है तो स्पीड मल्टीप्लाई डिवाइड में चली जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे टाइम हमने किससे लिख दिया, टी से लिख दिया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है, जितना कंडक्टर की लेंथ होगी वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, तो उसे हमने किससे लिख दिया, एल से लिख दिया। और हमारे पास जो स्पीड है वो किसकी स्पीड लिखी जाएगी यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड। और कितनी है स्पीड हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की, vd, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्पीड बोले तो क्या, वेलोसिटी, और वेलोसिटी है कितनी है, vd। तो हमारे पास टाइम के लिए ये रिलेशन बन जाएगा l यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड यानी v। ठीक है, क्लियर है। तो हमने तीन चीजें लिखी हैं, E इक्वल्स टू V बाई एल, N इंटू AL, फिर चार्ज की वैल्यू क्या, NaL इंटू E, और साथ में टाइम के लिए रिलेशन यानी L अपॉन V। ठीक है जी, चलो अभी इस रिलेशन को आगे देखते हैं। चलिए जी, आगे क्या है हमारे पास, आगे हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन का यूज कर। ठीक है, जो रिलेशन बनाया था आपने, क्यू की वैल्यू बना ली थी, टी की वैल्यू बना ली थी, अब हम किस रिजल्ट का यूज करेंगे, अब हम रिजल्ट का यूज करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए डेफिनेशन क्या होती है, जितना चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर में डिवाइड बाय जितना टाइम वो ले रहा है हमारे पास, तो क्या रिजल्ट बन जाएगा, क्यू बाई टी। अब क्यू की वैल्यू भी है हमारे पास और टी की वैल्यू भी है। क्यू के लिए कितनी वैल्यू बनाई है, देखो फर्स्ट इक्वेशन बना रखी है हमने, NaLe डिवाइड बाय टाइम के लिए क्या रिलेशन बनाया था हमने, L अपॉन Vd, तो हमारे पास क्या आ जाएगा L बाई Vd। ठीक है, यानी कि आपने जो करंट की डेफिनेशन है वहीं से आपने फार्मूला ड्राइव किया, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, और यहां पे क्या कर दिया, चार्ज की वैल्यू पुट कर दी और टाइम के लिए पुट कर दी। तो जैसे ही L से L क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, Vd डिवाइड में तो कहां चले जाएगा आपके पास, ऊपर चले जाएगा। इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए ये N आपके पास कांस्टेंट है, E इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कांस्टेंट है, जो कंडक्टर आपने कंसीडर किया होगा वो भी कांस्टेंट है हमारे पास, कंडक्टर भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इन कांस्टेंट्स को अगर हम हटा दें तो हमारे पास कैसा रिलेशन देखने को मिलता है, करंट, हम किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन देखना चाह रहे थे, तो ये देखो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया और ये करंट आ गया, तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन देखने को मिलेगा, आपके पास डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा करंट कंडक्टर में फ्लो हो रहा होगा उतनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको देखने को मिलेगी। तो यहां से आपके पास एमसीक्यूज भी बन सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ कि करंट के साथ कैसा रिलेशन बनाती है। तो हमें क्या होना चाहिए, हमें पता होनी चाहिए कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन हमें देखने को मिलता है। अब ऐसा भी तो है हमारे पास कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिजल्ट भी हम बना चुके हैं, अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिजल्ट को यहाँ पे पुट करना चाहें तो पुट कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि करंट के लिए उस कंडीशन में क्या फॉर्मूला बनेगा। ठीक है जी, तो रिलेशन क्लियर है आपके पास। हमने क्या किया, करंट की डेफिनेशन का यूज किया, क्यू बाई टी, क्यू की वैल्यू हमने बना ली थी, चार्ज की वैल्यू वो पुट कर दी, टाइम पुट कर दिया, दोनों को सॉल्व किया, और हमें क्या पता चलता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिल रहा है। चलो आगे देखते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा।
ठीक है, हम अपनी फेवरेट लाइन लिख देंगे कि वीडी की जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं और वीडी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ई टाउ बाय एम। ये रिलैक्सेशन टाइम वाला टाउ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो देखिए, वहां पे आपके पास ये पूरी डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर पेपर में पूछी भी गई थी एग्जाम्स में। ठीक है, तो आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये वीडी का रिजल्ट होता है। अब ये जो वीडी का रिजल्ट है वो हमने क्या कर दिया, अपनी इस इक्वेशन में पुट कर दिया। तो हमारी इक्वेशन कैसी देखने को मिलेगी, आई इक्वल्स टू एन ई ए इंटू वीडी का रिजल्ट ई टाउ बाय एम। अब देखो ई और ई, ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से एन आ गया, यहाँ से ए आ गया, यहाँ से ई आ गया, टाउ बाय एम। तो एक रिजल्ट आई के लिए आपके पास ये देखने को मिल जाता है। कहीं कहीं आपके पास ये वैल्यूज गिवन हो तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये आपके पास पूरा का पूरा एक कंसेप्ट था जिसमें हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन ड्राइव किया, और रिलेशन कैसा आया हमारे पास, डायरेक्ट रिलेशन आपको देखने को मिला। ठीक है जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि आपने 10th क्लास में भी स्टडी किया होगा, ओहम्स लॉ। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है ओहम्स लॉ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, सबसे बेसिक जो हमारे पास फॉर्मूला यूज होता है किसी भी टॉपिक को, कंसेप्ट को समझने के लिए, वो हमारे पास है ओहम्स लॉ। ठीक है जी, ये बेसिकली क्या था, एक स्टोरी से समझते हैं कि जॉर्ज सीमन ओहम्स नाम के एक हमारे पास फिजिस्ट थे। उन्होंने जैसे जैसे उस टाइम पे जब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही थी तो उन्होंने क्या किया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को ना कुछ जब पढ़ने स्टार्ट किया तो उनको एक बात के समझ आई, धीरे धीरे एक कंसेप्ट समझ आया कि जब भी हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की तो आई और वी यानी इलेक्ट्रिक चार्ज और आपके पास जो पोटेंशियल डेवलप होता है वो एक ही साथ देखने को मिलता है। यानी कि अगर कोई सर्किट है हमारे पास तो आप क्या देखते हो कि अगर करंट की वैल्यू होगी तभी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी होगी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी तो करंट की वैल्यू भी होगी। दोनों एक ही साथ साइमल्टेनियसली प्रेजेंट रहते हैं किसी भी सर्किट के अंदर। तो इससे उनको समझ आया कि इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। जैसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं उसमें हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस खत्म कर दें, तो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है हमारे पास, खत्म हो जाती है। या करंट की वैल्यू खत्म कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारे पास क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, इससे समझ आ रहा है कि दोनों एक साथ एक ही टाइम पे वहां पे प्रेजेंट है। इसका मतलब है उनके दिमाग में आया कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा ही होगा। ठीक है, अगर कोई भी दो क्वांटिटीज हैं जो एक ही टाइम पे प्रेजेंट है तो इसका मतलब है उनके बीच में कोई रिलेशन है। जैसे हम अपनी बात करते हैं कि अगर हम कहीं पे भी जा रहे हैं, अगर आपका फ्रेंड्स का ग्रुप जा रहा है तो आप अगर फ्रेंड्स हैं तो रिलेशन है, मतलब फ्रेंडशिप का रिलेशन है, तभी आप एक साथ हैं। रैंडमली किसी के साथ भी तो एक साथ एक टाइम पे आप प्रेजेंट ज्यादा देर के लिए नहीं रह सकते। तो उनको ये समझ आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास वी और आई एक ही साथ लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है इनके बीच में रिलेशन है। तो उन्होंने क्या किया, एक सेटअप बनाया, पूरा का पूरा एक सेटअप बनाया, और सेटअप बनाने के बाद किया गया उन्होंने ना वैल्यूज चेंज करने स्टार्ट कर दिया, एक्सपेरिमेंट प्रूव किया। और एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को इंक्रीज करने स्टार्ट किया। अब जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यानी वी की वैल्यू को इंक्रीज करने स्टार्ट कर दिया तो उन्होंने उस सर्किट में एमीटर भी कनेक्ट किया था और वोल्ट मीटर भी कनेक्ट किया था। एमीटर क्या करता है, हमारे पास करंट की वैल्यूज को मेजर करने के लिए डिवाइस होता है, उसको यूज करते हैं हम, उसका नाम होता है एमीटर। और वोल्ट मीटर होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो रहता है हमारे पास वोल्ट मीटर। तो उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस खुद चेंज किया, उसकी वैल्यू को इंक्रीज किया, तो क्या देखा कि एमीटर में जो रीडिंग आ रही है करंट की वो भी क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। ठीक है, उनको लगा एक बार करने से ऐसा हो गया होगा, एक बार करने से ऐसा हो गया होगा, चलो देखते हैं दोबारा से। उन्होंने फिर उसकी वैल्यू को और इंक्रीज कर दिया तो उनको क्या देखने को मिला कि करंट की वैल्यू फर्दर फिर से क्या कर गई, हमारे पास इंक्रीज कर गई। उन्होंने बोला ये तो मतलब कुछ तो पता चल रहा है। तीसरी बार उन्होंने फिर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दिया, तो जो करंट की वैल्यू थी अपनी लास्ट वैल्यू के रिस्पेक्ट में वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई। तो उनको लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमेशा करंट की वैल्यू इंक्रीज ही करेगी।
कहीं तुक्का तो लग नहीं रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करवा रहे हैं तो करंट भी क्या हो जा रहा है हमारे पास, इंक्रीज होते जा रहा है। तो उन्होंने सोचा एक बार डिक्रीज करके देखते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया एक्सपेरिमेंट में। तो उन्होंने उनको क्या ऑब्जर्व क्या किया, उन्होंने देखा कि जो करंट की वैल्यू है मीटर में वो भी डिक्रीज हो रही है। तो फिर उनको समझ आया, अच्छा ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट रिलेशन शो करते हैं। यानी कि अगर हम एक की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगी, अगर एक की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी, हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। और ऐसा उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस के साथ नहीं, करंट के साथ भी किया कि करंट की वैल्यू को इंक्रीज करने स्टार्ट किया तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज भी हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होने स्टार्ट होगी। करंट की वैल्यू को डिक्रीज करने स्टार्ट किया तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी क्या होगी, हमारे पास डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब है उन्हें क्या समझ आया, उन्होंने बोला कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस आपस में कैसा रिलेशन बनाते हैं, डायरेक्ट रिलेशन बनाते हैं। कैसा रिलेशन बना रहे हैं, डायरेक्ट, यानी कि एक क्वांटिटी के ऊपर कुछ इंपैक्ट पड़ रहा है, जैसा इंपैक्ट पड़ रहा है वैसा ही वो रिफ्लेक्ट कर रही है दूसरी क्वांटिटी के साथ। ठीक है जी। तो ओहम्स लॉ ने क्या डिफाइन करके क्या डेफिनेशन दी, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ द करंट फ्लोइंग I through a conductor is directly proportional to the potential difference V applied across the ends of the conductor। ब्रैकेट में क्या लिखा है हमने, टेम्परेचर प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट, स्ट्रेस स्ट्रेन इनकी वैल्यू, स्ट्रेन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास कांस्टेंट। उन्होंने एक कंडीशन बनाई कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए और जो आपके पास स्ट्रेन है उनको भी कांस्टेंट कर दिया जाए, तो किसी भी कंडक्टर के लिए हम क्या देखते हैं, एक रिलेशन देखते हैं कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो आप रिलेशन की बात कर रहे हो, डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास बनता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओहम्स लॉ, क्योंकि उन्होंने अपने नाम पे इस लॉ को बना दिया। जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उनके पास रिजल्ट आए, उन्होंने बोला ठीक है जी मुझे याद करोगे जब भी तुम पढ़ोगे, तो उन्होंने अपने नाम पे क्या कर दिया, इस लॉ का नाम रख दिया ओहम्स लॉ। तो हमें क्या समझ आया कि ओहम्स लॉ हमें किस चीज के बारे में बताता है, ओहम्स लॉ बताता है कि आई करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, V के साथ। ठीक है जी। उन्होंने ये सब कुछ पढ़ने के बाद मैथमेटिकल रिलेशन भी बनाया कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या फिर आप इसी को कैसे लिख सकते हो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी आ गई, डेफिनेशन आ गई, एक्सपेरिमेंट से पता चल गया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी हटाई। जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो आपको पता है क्या हो जाता है, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आ जाता है और एक कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट था वो क्या आ गया, R, वो क्या आ गया हमारे पास R, और हमारा जो रिलेशन था वो क्या बन गया, V इक्वल्स टू IR। इसीलिए ज्यादातर टाइम जब भी ओहम्स लॉ पूछा जाता है हमसे तो हम क्या बोलते हैं, V इक्वल्स टू IR। R क्या है, वहां पे हमारे पास क्या है, R है कांस्टेंट। R क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। अगर R की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो I को कहां लेके जाया जा सकता है, दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, V के साथ I डिवाइड में देखने को मिलेगा। तो ये जो R है ये कांस्टेंट है और इसी को एक नाम से जानते हैं आप, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ये क्या है, बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी। तो इसी को अभी समझेंगे हम, रेजिस्टिविटी है कैसी प्रॉपर्टी है नेक्स्ट टॉपिक्स में। ठीक है, तो हमें यहां से क्या समझ आया कि ओहम्स ने फिर सबको बुलाया, आजो आजो जितने भी फिजिस्ट हैं सब आओ बैठो, मेरी बात सुनो ध्यान से, कि बोला कि आप सबने ये बताया था कि I और V, ये जो I और V है ये एक ही साथ लाए करते हैं एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली। बट उन्होंने बताया कि जब हम इसे मैथमेटिकली देख रहे हैं तो हमारे साथ एक और क्वांटिटी एक ही उसी टाइम पे प्रेजेंट होती है जिसको हम R से लिखते हैं, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। तो अब हमें क्या समझ आया कि V और I एक साथ नहीं होते हैं, R भी उन्हीं के साथ में होता है। ठीक है, और R है क्या हमारे पास, दोनों का रिलेशन फाइंड आउट किया तो हमारे पास R कांस्टेंट बना। ठीक है जी। अब जरा ग्राफ को देखते हैं। अब हमसे पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में कि ग्राफ बताओ, ओहम्स लॉ का ग्राफ क्या बताता है। तो डायरेक्ट रिलेशन है, एक यहाँ पे हमने क्वांटिटी लिख दी V, यहाँ पे लिख दी हमने I। तो इसका मतलब क्या है, ग्राफ बना कैसे, ये देखना। अगर मैं V की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं तो I की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे कहीं पे मेरे पास क्या होगा, पॉइंट देखने को। जैसे ही मैं V की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा I की वैल्यू फिर से इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट देखने को मिलेगा। फिर V की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, I की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे कहीं पे पॉइंट में। जब इनको आप आपस में मीट करवाते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है कि ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन बनती हुई नजर आती है। तो ये वाला हमारे पास क्या होता है, ग्राफ आपको ड्रॉ करना होता है जब भी हमसे ओहम्स लॉ पूछे। ठीक है,
सिंपल है, समझ आया कि आपके पास ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है, किस लिए बन रहा है ऐसा ग्राफ, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, किस किस के बीच में, v और i के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको हम r से लिखते हैं, जो कि हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम अभी फर्दर और डिटेल में एक्सप्लेन भी करेंगे। बट ये सब कुछ कब हो रहा है, ओम्स ने हमें क्या सिखाया, सब कुछ तब हो रहा है जब आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन, इनको आप कांस्टेंट मान, ठीक है जी। ओम्स लॉ क्लियर है हमारे पास। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, यानी कि हमने अभी तक जितना समझा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, करंट के बारे में, उनकी हेल्प से हम लास्ट में जो अपना रिजल्ट बनाने की कोशिश करेंगे वो किसके लिए बनाने की कोशिश करेंगे, ओम्स लॉ, ठीक है। तो इस टॉपिक में अब देखो हम कैसे स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को, लिखेंगे सपोज ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, कि हम हमारे पास कोई सर्किट है जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v वोल्ट है, इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ लेंथ l, कि हमने क्या किया है, कुछ v पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है किसी कंडक्टर पे, और कंडक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है, हमारे पास l है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस v आ गया, लेंथ l आ गई, और उस पर्टिकुलर कंडक्टर का जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ जाएगा, हमारे पास a आ जाएगा। जब आप ऐसे ऐसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो इन सारी क्वांटिटीज को एक साथ, तो आपको ये समझ आएगा कि अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या आपने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस उसके लिए यूज कर रहे हो, यानी कि किसी बैटरी या सेल के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, E, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो जाएगी। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किससे लिख रहे हैं, हम E से लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट आएगी वो हमारे पास किसके बारे में बताती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, कि जब ये सब कुछ हो रहा है, हमारे पास एक सेटअप है, एक कंडक्टर है हमारे पास जिसकी लेंथ है l, क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारे पास कितना a, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो वो वहां पे जो वेलोसिटी देखने को मिल रही है वो है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और हमारे पास किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि अब दोनों एंड को आपने हो सकता है बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा हुआ है, इस l लेंथ के कंडक्टर की, तो बैटरी के साथ जैसे ही कनेक्टेड है, तो मान लीजिए ये बीच में बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे ये जो बैटरी है कनेक्टर के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे कितने पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर रही है, v, और अगर बैटरी लगी है और पोटेंशियल डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको देखने को मिलेगी, उसे हमने लिख दिया। तो अब हमारे पास क्या क्या रिजल्ट है, देखो सबसे पहले करंट के लिए क्या रिजल्ट बनाया हुआ है हमने, I इक्वल्स टू NEA VD, ये रिजल्ट बनाया था करंट के लिए, NEA VD, N आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताएगा, A आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, VD आपके पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जो रिजल्ट आपने बनाया हुआ है कौन सा वाला, VD इक्वल्स टू E टाउ बाय M, ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है क्योंकि हम रिलेशन ऑलरेडी बना चुके हैं। इसके बाद एक रिलेशन आपने लास्ट डेरिवेशन में लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्या रिलेशन था, E इक्वल्स टू V बाय N, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन था, ठीक है। अब ये जो VD है, ये जो इक्वेशन है, इसमें आपके पास E की वैल्यू है, ये वाली E की वैल्यू यानी V बाय L यहां पे क्या कर दी जाएगी, इस इक्वेशन में पुट कर दे, ठीक है जी। जो हमारे पास VD के लिए रिलेशन बन रहा है E टाउ बाय M, उसमें E की वैल्यू पुट करनी है, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करनी है, जिसका रिजल्ट क्या है, V बाय L। तो अब हमारा जो ये वाला रिलेशन है VD कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, E और यहाँ पे जो कैपिटल E था इसकी जगह आ जाएगा V अपॉन L डिवाइड में M इंटू टाउ, ये रिजल्ट आ गया। अब ये जो आपके पास VD का रिजल्ट आया, इसको आप उठाओगे और कहां पे पुट कर दोगे, करंट के लिए, I के लिए जो रिलेशन बनाया था, I के लिए रिलेशन था NEA इंटू VD, VD की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा NE और साथ में क्या आ जाएगा A टाउ VML, तो ये E और एक ये E कितना हो जाएगा, E स्क्वायर, ठीक है, साथ में N E स्क्वायर A टाउ V बाय ML, ये रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, यहां से अगर आपके पास ये रिजल्ट बनता है, जैसे आपने VD की वैल्यू पुट कर दी, तो V यहां पे मल्टीप्लाई कर दूसरी साइड लेके जाओगे, किसका हो जाएगा, यानी आप ऐसे कर लो कि ये जो पूरी टर्म है I वाली, इसको दूसरी साइड ले जाओ तो किसका हो जाएगा, ये I किसकी टर्म आ जाएगी आपके पास, डिवाइड का हो जाएगा, V अपॉन I आ जाएगा, और ML यहाँ पे डिवाइड का दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई ऊपर चले जाएगा, और जो ऊपर थी टर्म वो सारी की सारी कहां आ जाएगी, नीचे।
अब आप यहाँ पे लिखोगे कि वी नो दैट ओहम्स लॉ के बारे में पता है, V इक्वल्स टू आई आर, यानी V अपॉन आई किसके इक्विवेलेंट होता है, R के इक्विवेलेंट होता है। तो ये V अपॉन आई तो दिख रहा है, तो यानी R के लिए तो रिजल्ट बना हमारे पास। R के लिए रिजल्ट बन गया कैसे, R इक्वल्स टू एम एल डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। तो ये रिजल्ट बन गया। अब इसमें इसी को रीअरेंज करके लिख दिया, L अपॉन ए लिख दिया, m डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर टाउ। ये आपके पास रिजल्ट आ गया, यानी डिडक्शन आ गई ओहम्स लॉ की, यानी R की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अब ये जो आपने पूरा रिलेशन पढ़ा है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है, कि रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टीज क्या होती है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करती है। चलो जी, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी में, वो जब हमें पता चला ओहम्स लॉ से कि रेजिस्टेंस यानी आर भी कोई एक प्रॉपर्टी या आर भी आपके पास कोई क्वांटिटी है, तो उसी को नाम दे दिया हमने, यानी कि वो हमारे पास क्या था, कांस्टेंट था, और उसको नाम दिया हमने रेजिस्टेंस। तो अब हम रेजिस्टेंस को ही डिस्कस करने वाले हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो डेफिनेशन समझने से पहले एक स्टोरी से समझते हैं कि अगर हम चल रहे हैं, अगर हम हमारा जो ऑब्जेक्ट है, यानी हम मान लो हम खुद को मान लें या हमारे किसी व्हीकल को मान लें, जब ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो हमें क्या सीखने को मिला कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आता है तो उसे रोकने के लिए क्या होता है, एक अपोजिट फोर्स लगती है हमेशा ही, जिसे हम किससे जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन। कभी भी अगर फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी खुद की फोर्स से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी खुद की फोर्स से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो हमें क्या देखने को मिलता है, ऑब्जेक्ट एक जगह पे रुक जाता है। और हमने न्यूटन जी ने यह भी समझाया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके साथ वहां पे आएगी ही आएगी, जो कि उसे अपोजिट डायरेक्शन में धकेल रही होगी। ये सीख रखा है हमने। अब यहां पे भी सेम कंसेप्ट है, यहां पे जो ऑब्जेक्ट है उसको आप रिप्लेस कर दो किसके साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ। जो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको आप इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिप्लेस कर दो। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, जब भी इलेक्ट्रिसिटी पड़ी जा रही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पड़ी जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की जब मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स को जो अपोजिशन ऑफर करती है, अपोजिट डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश करती है, कौन वहां पे धकेलता है, जैसे नॉर्मली हमारे लिए फ्रिक्शन है वैसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस। बिल्कुल सेम ही काम करती है, जैसा फ्रिक्शन करता है, फ्रिक्शन नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के लिए करता है, और आपके पास ये जो हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस किसके लिए करता है, रेजिस्टेंस करता है हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए अब डेफिनेशन देखना, क्या बोला जा रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। बोल रहे हैं कि कोई एक कंडक्टर है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी है, कि जो फ्लो कर रहे हैं हमारे पास चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, उनको अपोजिशन ऑफर करना, यानी अपोजिशन का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में उन्हें पुश करने की जो कोशिश रहती है हमेशा, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, हमारे पास एक तरह की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की। किस कंडक्टर की, जो भी वायर, जो भी मटेरियल जहां से आप इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवा रहे होंगे, चार्ज को फ्लो करवा रहे होंगे। और ये हमारे पास क्या होता है कि रेजिस्टेंस हमेशा ही देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जिस मर्जी टाइप का आपके पास मटेरियल हो। अगर उसमें से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो आप क्या देखोगे कि अपोजिशन ऑफर हो गई होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। और एक और डेफिनेशन हमारे पास बन सकती है जो कि रेजिस्टेंस के फार्मूला से देखने को मिलेगी। आपने क्या पढ़ा है, ओम्स लॉ ने क्या बताया, V इक्वल्स टू आई आर। तो अगर मेरे को यहां से R की वैल्यू निकालनी होगी तो I दूसरी साइड चले जाएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का, वही V अपॉन I। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस B applied across the ends of conductor to the current flowing through it। करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी V और I का जो रिलेशन है, रेशियो, कि हम कैसे लिख सकते हैं, कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टेंस को, कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा डिवाइड बाय जितना करंट फ्लो होगा। ये रेशियो है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, उसको हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस।
ठीक है, तो एक डेफिनेशन ये भी बन गई। एक हमारे पास ऑपोजिशन ऑफर करने वाली कि जितना ऑपोजिशन ऑफर करा जा रहा है उस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट इसमें आता है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, कि ये जो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो उसकी एसआई यूनिट होती कितनी है हमारे पास, या एसआई यूनिट क्या होती है। तो ये आपके पास ये जो पूरा का पूरा आर की बात कर रहे हैं, आया कहां से था, किसने किया था इसका एक्सपेरिमेंट, ओहम्स लॉ देख के पता चला हमारे पास आर की वैल्यू, मैथमेटिकल रिलेशन जब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई सॉल्व किया हमने, तो उन्होंने क्या किया, अपने नाम पे इसकी एसआई यूनिट भी रख दी। तो एसआई यूनिट क्या आ जाती है रेजिस्टेंस की, ओहम। ओहम के लिए कैसा सिंबल है, ये वाला सिंबल होता है। ठीक है जी, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे आएगी, जैसे 10 ओहम, 20 ओहम, 40 ओहम। ओहम हमेशा लगाना है, ओहम क्या है उसकी एसआई यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट आता है इसमें कि हमें बोल देते हैं कभी कभार कि डिफाइन करो 1 ओहम, डिफाइन करो 1 ओहम क्या होता है। ठीक है जी, तो जैसे हमने लास्ट जब कंसेप्ट सीखे थे तो हमने 1 वोल्ट भी डिफाइन किया था, 1 एम्पेयर भी डिफाइन किया था, वैसे हम डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट। ठीक है, सॉरी 1 ओहम। तो R इक्वल्स टू V अपॉन I, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब 1 रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 कब आएगी, जब अगर मेरे पास वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 हो जाए और करंट की वैल्यू भी कितनी हो जाए, 1 हो जाए। तो 1 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास क्या बन जाती है डेफिनेशन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओहम इफ ए करंट ऑफ 1 एम्पेयर, करंट ऑफ 1 ampere flows through it when a potential difference of 1 volt is applied across its ends। कि अगर कोई सर्किट है उसमें हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 1 एम्पियर आ जाए, और वहां पे हमारे पास क्या हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, तो उस टाइम पे जो उस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी वो कितनी देखने को मिलेगी, 1 ओम। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक टॉपिक था छोटा सा। अब यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला पूछ लिया जाता है कि रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ML2T-3A-3। ठीक है जी, ML2T-3A-3 आपके पास क्या हो जाता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला बनता है। तो कभी आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि डिफाइन करो 1 ओहम को और साथ में डायमेंशनल फार्मूला बताओ, या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन करो रेजिस्टेंस क्या होती है आपके पास और विद डायमेंशनल फार्मूला एंड इट्स आल्सो राइट्स इट्स एसआई यूनिट। ठीक है जी, अब रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है, ठीक है जी, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, इसको आप वैसे जनरली आर से लिखते हैं और ये ओहम्स में होती है वैल्यू, आपको पता ही है। ठीक है, अब रजिस्टर के सिंबल्स के साथ साथ में आपको एक और कंसेप्ट बता देता हूं, इसका कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल नहीं होता। ठीक है जी, आप चाहे इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दो, चाहे इसको कर दो, इसको नेगेटिव के साथ कर दो, चाहे इसको कर दो, कोई इशू नहीं है। आप सर्किट में जब भी कनेक्ट कर रहे हो तो नेगेटिव और पॉजिटिव रेजिस्टेंस का आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, जैसे बैटरी का आपके पास क्या होता है, सेल या बैटरी का आप यहाँ पे पॉजिटिव लिखते हो, यहाँ पे नेगेटिव लिखते हो, फिक्स है ना, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये रजिस्टर का क्या है, सिंबल है हमारे पास। अब हमसे ये भी बोल दिया जाता है कि रेजिस्टेंस और रजिस्टर बताओ, रजिस्टर क्या होता है आपके पास, रेजिस्टेंस और रजिस्टर। तो रजिस्टर तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंपोनेंट आ जाएगा। कैसा कंपोनेंट, जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज को क्या कर पाएगा, एक्सप्लेन करेगा, या फिर आपके पास क्या कर सकता है, वो होल्ड करके बैठा होगा। तो देखो क्या लिख रहे हैं, एनी मटेरियल दैट ऑफर्स सर्टेन ऑब्स्ट्रक्शन ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज रजिस्टर। तो क्या बोला जा रहा है, रजिस्टर करता है क्या, आपके पास क्या काम करता है, ऑपोजिशन ऑफर करने का काम करता है। किसको, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन या फिर आप बोल सकते हो चार्ज फ्लो कर रहा होता है, ऑपोजिशन ऑफर यानी अपोजिट डायरेक्शन में उसे धकेलने का काम। ठीक है जी, तो वो हमारे पास क्या बनता है, वो बनता है हमारे पास, उसको बोलते हैं रजिस्टर। तो ये कोई मटेरियल भी हो सकता है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये हमारे पास क्या, मटेरियल के साथ साथ आप ये बोल सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, कोई डिवाइस भी हो सकता है। अब अगर आपके पास कहीं पे भी रजिस्टर में ऐसा सिंबल दिख जाए, बीच से एक एरो लगाया हुआ है, तो इसको क्या बोल देते हैं हम, वेरिएबल रेजिस्टेंस। या तो आप इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं, या तो इसे बोलते हैं रियोस्टेट, या तो हम इसे बोल देते हैं रियोस्टेट। यानी कि एक ऐसा कंपोनेंट जो हमारे पास है तो रजिस्टर ही है, बट उसकी वैल्यू आप क्या करवा सकते हो, चेंज करवा सकते हो।
जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास बार बार चेंज हो सकती है, हम अपने अकॉर्डिंग सर्किट में करवा सकते हैं। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे मान लीजिए हमने कोई एक सर्किट बनाया, अभी मेरे को 2 ओहम की वैल्यू चाहिए सर्किट के अंदर, करंट जिसके अकॉर्डिंग फ्लो करवाना है, तो 2 ओहम की वैल्यू चाहिए। कुछ 5-10 सेकंड बाद, 5-10 सेकंड नहीं, मान लीजिए 1 मिनट बाद हमें क्या है उसकी वैल्यू, जो रजिस्टर की वैल्यू उसको इंक्रीज करवा के कितना कर देना है 10 ओहम। तो क्या करेंगे, हम एक कंपोनेंट को निकालने पड़ेगा, फिर 10 ओहम का रजिस्टर लाने पड़ेगा, वहां पे लगाने पड़ेगा। फिर 1 मिनट बाद मेरे को 50 ओहम का चाहिए, तो फिर उसको निकाल लेंगे, फिर 50 ओहम का रजिस्टर लाएंगे, फिर वहां पे कनेक्ट करेंगे। तो ऐसे में तो हमारी जो पूरा का पूरा सर्किट है वो डिस्टर्ब होता रहेगा बार बार। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल रजिस्टर का यूज कर लेते हैं, जिसको क्या करवा सकते हैं, हम खुद अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज सेट कर सकते हैं। उसमें एक रेंज सेट होती है, जैसे मान लीजिए कि इसकी रेंज है 0 to 100 ओहम, तो अब इसके बीच में आप कहीं पे भी वैल्यू को सेट करो और आप बार बार उस वैल्यू को फ्लक्चुएट करवा सकते हैं। ये होता है आपके पास पोटेंशियल डिवाइडर। ये सिंबल होता है आपके पास पोटेंशियल डिवाइडर, यानी रेजिस्टेंस के ऊपर एक एरो लगा होता है। ठीक है, ये पोटेंशियल डिवाइडर क्या करते हैं, पोटेंशियल को डिवाइड करने का काम करता है, उसके लिए आप यूज करते हो, ये कंपोनेंट हमारे पास है। ठीक है जी, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी रेजिस्टेंस खत्म नहीं हुआ है, कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यूज हैं जिनकी आप बात कर रहे हो कि वैल्यू वेरी करवा सकते हैं, ये कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, दो 2025 में पूछा गया, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें हमारे पास ये एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था कि बोला गया था कि डिफाइन कीजिए रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो रेजिस्टिविटी तो हम डिफाइन कर चुके हैं कि रेजिस्टिविटी क्या है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो कि क्या करती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करने का काम करती है। और फिर क्वेश्चन के साथ में डिफाइन रेजिस्टिविटी के साथ में लिखा था ऑन विच फैक्टर्स रेजिस्टिविटी विल डिपेंड्स। तो ये हमारे पास हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट डिटो क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही सिंपल। अब फर्स्ट जो हमारे पास फैक्टर आता है वो आती है लेंथ। वो हमारे पास क्या है, लेंथ। तो लेंथ के साथ कैसा रिलेशन बनता है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई भी आपके पास मटेरियल है, उसकी जो लेंथ होगी वो रेजिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन बनाएगी, डायरेक्ट रिलेशन बनाएगी। अब खुद सोचिए कि अगर मान लो मेरे पास ये एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ आपके पास कितनी देखने को मिल रही है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर की, 5 तो नहीं 10 सेंटीमीटर की लेंथ है। ठीक है, अब 10 सेंटीमीटर में मान लीजिए कि हर 1 सेंटीमीटर में आपके पास क्या है कि रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर के लिए 10 यानी 10 ओहम। जैसे ही मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को डबल कर दूंगा, यानी कि हम क्या कर देते हैं, लेंथ को इंक्रीज कर दिया। तो अब क्या है, इसके पास कितनी वैल्यू थी रेजिस्टेंस की, 10। अब ये भी 10 सेंटीमीटर का है, तो पर सेंटीमीटर 1 ओहम वैल्यू यहां पे भी देखने को मिलेगी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, जब आप लेंथ को इंक्रीज कर दोगे, लेंथ को क्या करवा देंगे हम, इंक्रीज करवा देंगे, तो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि लेंथ के साथ रेजिस्टेंस के कैसा रिलेशन बन रहा है, हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन बनता है। तो पहला फैक्टर ये बन गया कि किसी भी सर्किट में मेरे को क्या करना होगा, अगर करंट की वैल्यू को कम करवाना है, कि मैं चाह रहा हूं कि करंट जो फ्लो करे वो कम करे, तो करंट कम कैसे फ्लो करेगा, मुझे क्या करने पड़ेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करवानी पड़ेगी। रेजिस्टेंस को जब तक इंक्रीज नहीं करवाओगे तब तक करंट की वैल्यू उसमें ड्रॉप थोड़ी करेगी सर्किट में। तो अब करंट मान लीजिए फ्लो कर रहा है और मैं चाह रहा हूं कि करंट की वैल्यू क्या हो जाए, मेरे पास कम हो जाए, तो मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दूंगा। और रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाने के लिए मेरे को क्या करने पड़ेगा, मैं हो सकता है कि उसकी लेंथ को क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, वायर की लेंथ को क्या कर दूं, मैं इंक्रीज कर दूं। इसीलिए हमारे पास जब भी हम सर्किट डिजाइन करते हैं तो वायर एंड टू एंड कनेक्टेड होती है, ज्यादा लेंथ हम रखते नहीं है उसकी। जितनी ज्यादा लेंथ रखोगे तो उससे क्या हो जाएगा कि रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से जो करंट हमारे पास, जो करंट का फ्लो देखने को मिलता है सर्किट में, हो सकता है वो इफेक्ट कर जाए, कम हो जाए, जितना हमें चाहिए उतना देखने को ना मिले। ठीक है, तो क्या समझ आया लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन।
दूसरा हमारे पास जो फैक्टर है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि अगर आप वायर की बात करते हो या कंडक्टर की बात करते हो तो उसका खुद का एरिया तो होगा ही होगा, खुद का एरिया होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, फ्लो करना है। इलेक्ट्रॉन क्या करना चाह रहे हैं, फ्लो करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तभी तो आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो देखने को मिलेगा। अब यहां पे बात ये आती है कि जैसे हम एरिया इंक्रीज कर देते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है हमारे पास, कम हो जाती है। तो यहां पे क्या लिखा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, रेजिस्टेंस और एरिया जो है किसी भी कंडक्टर या वायर या मटेरियल के लिए, वो आपस में इनवर्स रिलेशन शो करता है। ऐसा क्यों? मान लीजिए ये मेरे पास कंडक्टर है, ठीक है, वायर है। अगर मान लो ये मेरे पास कंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना है। अभी इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो कर रहे हैं तो पर्टिकुलर ए एरिया होगा इसका। अब इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू भी है, रेजिस्टेंस उसे अपोज करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही मैंने इसका एरिया क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, एरिया इंक्रीज होने से क्या हो गया मेरे पास, अब आप में से अगर मान लीजिए हमारे पास एक रूम है, एक डोर है, जैसे ही छुट्टी होती है क्लास में और आप वहां से भागने की कोशिश करो, एक रूम में एक हमारे पास डोर है, उसमें 40 मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं और 40 स्टूडेंट का मतलब है 40 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर कंडक्टर के बेस पे समझ लो। तो जब वो भागेंगे तो उनको वो स्पेस कम पड़ेगा ना, तो क्या होगा, वहां पे ब्लॉकेज होने स्टार्ट हो जाएगी, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। जैसे अगर हम एक पूरी की पूरी वॉल यानी एक पूरी दीवार की जितना एक अगर रूम के डोर को बना दे तो 40 के 40 बच्चे इजीली क्या हो जाएंगे, वहां से निकल जाएंगे जब भागेंगे एक साथ। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन से एक साथ भागते हैं, एरिया अगर इंक्रीज कर जाता है, जैसे ही वो एक साथ भागते हैं हमारे पास, तो वो इजीली वहां से निकल पाते हैं। इजीली निकल जाने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अच्छा है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कब अच्छा होता है, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, कम होगी। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या समझ आया हमें कि रेजिस्टेंस क्या करता है, एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन बनाता है। इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बना दिया हमने, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बना दिया। जब दोनों को आपस में कंपेयर किया ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम थी हमारे पास, क्या, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ये आपके पास क्या हो गया, इसका रिजल्ट बन के आया एल अपॉन ए। और जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे यहाँ पे इक्वल्स टू आ जाएगा, तो इक्वल्स टू आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाता है, रो। यहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास, रो, जिसको हम किस और नाम से जानते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये तीनों नाम इसी के ही हैं, जिसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इस तरीके से। और आया कैसे, जैसे ही आप लेंथ और एरिया के साथ रिलेशन बना रहे थे आर का, उस रिलेशन में जो प्रोपोर्शनैलिटी थी उसको हटाया तो कांस्टेंट आ गया। ठीक है जी, अब इतना समझ आया तो एक और हमारे पास इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको देखो, उसको बोलते हैं मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। तो आपके पास जो थर्ड यहां पे आपको फैक्टर देखने को मिलेगा, वो फैक्टर क्या है हमारे पास, नेचर ऑफ मटेरियल। अब नेचर ऑफ मटेरियल भी डिसाइड करता है कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी होगी, रेजिस्टेंस कितनी होगी। अब आप बोलते ही हो ना कि जो हमारे पास सिल्वर होता है वो गुड कंडक्टर है, जो आपके पास कॉपर है वो गुड कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। और आपके पास क्या है, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, ये क्या है हमारे पास, बैड कंडक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास, जब आप मटेरियल चूज कर रहे हो तो मटेरियल का नेचर किस टाइप का है वो भी डिसाइड करता है आपके पास कि आपकी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू होगी वो कितनी ज्यादा होगी और या फिर कितनी कम होगी। जैसे कि मान लीजिए सिल्वर और कॉपर की बात करो तो यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, कम होगी, क्योंकि ये गुड कंडक्टर है हमारे पास। गुड कंडक्टर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज ज्यादा फ्लो कर रहा है। ज्यादा कब फ्लो करेगा, जब रेजिस्टेंस कम होगी। और जैसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी आपके पास, जैसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, बैड कंडक्टर बन जाएंगे। उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होगा हमारे पास, कम होगा, यानी उल्टा आपके पास यहाँ पे रिलेशन देखने को मिलेगा।
ठीक है जी। तो ये आपके पास बोर्ड में पूछा गया 2 मार्क्स का क्वेश्चन था लास्ट ईयर का। तो यहां से हो सकता है रिपीट हो जाए क्वेश्चन या इसी से मिलता जुलता कुछ और क्वेश्चन पूछ लें आपसे कि कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेंथ के ऊपर करते हैं, एरिया ऊपर करता है हमारे पास, एरिया के ऊपर, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है। और तीसरा हमारे पास बोल रहे हैं नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। किसका नेचर? मटेरियल का नेचर, जिसके लिए आप जिस मटेरियल से आप कंडक्टर बना रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, अब हमने ये रिलेशन बनाया था, ठीक है, किस किस के ऊपर डिपेंड था वो? लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन था और एरिया के साथ हमारे पास था आर का इनवर्स रिलेशन। जब हमने कंबाइन किया तो हमारे पास ये रिलेशन देखने को मिला, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है ये रो। अगर हमें अब इसकी वैल्यू निकालनी हो, रो की वैल्यू निकालनी हो, तो क्या होगा? आप ये जो ए है दूसरी साइड ले जाओगे तो ए इधर डिवाइड का हो रहा है, दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई का। और डिवाइड बाय, अगर लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड जाके आपके पास डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारे पास रेजिस्टिविटी जिसे हम बोलते हैं, ये क्या कहलाई जाती है हमारे पास? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला बन जाता है आर ए बाय एल। जो बड़े सारे एमसीक्यूज में, बड़े सारे न्यूमेरिकल्स में आप इसे इस फॉर्मूला का यूज करते हो। ठीक है जी, तो एक रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन जाता है। अब यहाँ पे कंडीशन है, इफ एल इक्वल्स टू 1 ए इक्वल्स टू 1। अगर एरिया भी 1 हो जाए आपके पास और लेंथ भी 1 मीटर हो जाए, तो बोल रहे हैं उस टाइम पे जो आपके पास रेजिस्टिविटी यानी रो की जो वैल्यू होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो आर के इक्विवेलेंट हो जाती है। जितना वहां पे आर यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उतनी आपकी किसकी वैल्यू होगी? इस केस में रो की वैल्यू। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर। ठीक है जी। अब इसकी जो यूनिट होती है, रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है हमारे पास? ओहम मीटर। या फिर आप इसको सिंबल की फॉर्म में लिखते हो तो ये ओहम इस तरीके से लिखा जाता है और साथ में लग जाता है हमारे पास मीटर। ठीक है जी, ओहम मीटर आपके पास रेजिस्टिविटी की क्या है? यूनिट है। अब ये जो आपके पास यहाँ पे ये जो रो है, कभी कभार हमसे पूछ लिया जाता है, जैसे मान लो लास्ट टाइम आपसे ये पूछा था कि रेजिस्टेंस के फैक्टर्स बताओ किन किन के ऊपर वो डिपेंड करती है। इस बार बोल रहे हैं कि रो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक करती है इनवर्स रिलेशन बनाती है किसके साथ? एन के साथ। एन बोले तो नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि एक कंडक्टर होगा, जिस कंडक्टर के लिए आप इस पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की कितनी डेंसिटी होगी, उसके साथ कैसा रिलेशन बनाएगी? ये इनवर्स रिलेशन बनाती है। दूसरा हमारे पास टाइम रिलैक्सेशन। आप किससे लिखते हो? टाउ से लिखते हो टाइम रिलैक्सेशन। टाइम रिलैक्सेशन के साथ भी रो क्या करती है? इनवर्स रिलेशन शो करती है। तो आपने ये याद रखना है कि अगर हमसे कोई पूछ ले कि रो का जो रिलेशन है वो बताओ कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो आपने बताना है एक रिलैक्सेशन टाइम यानी टाउ के साथ इनवर्स रिलेशन शो करती है, और दूसरा हमारे पास किसके साथ इनवर्स रिलेशन शो करती है? ये एन के साथ यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास कंसेप्ट था किससे रिलेटेड? रेजिस्टेंस से रिलेटेड। रेजिस्टेंस आई कहां से, ओहम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, ये सब कुछ हमने इस पूरे के पूरे टॉपिक में समझा। ठीक है जी। अब हमारे पास है कि आपने एक ये तो समझ लिया, एरिया और लेंथ की बात कर ली। अब हमारे पास है एक नेक्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिलता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल को आप किन किन नंबर ऑफ वेज में क्लासिफाई करते हैं, या आप देखते हैं कि अलग अलग टाइप के मटेरियल्स को हमने कौन कौन सी कैटेगरी में रखा है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ठीक है जी। ठीक है जी, ये हमारे पास टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी, कि रेजिस्टिविटी की बेसिस पे हम अपने जो मटेरियल्स हैं उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो बेसिकली कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स, ये हमारे पास 3 बेसिक आपके पास मटेरियल की क्लासिफिकेशंस है। इसके बाद एक और है हमारे पास जिनको बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। एक और है हमारे पास जिनको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स, उनको बाद में देखते हैं, पहले इन 3 को देख लेते हैं कि होता क्या। जब भी हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे मटेरियल्स विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट फेयरली वेल, कि ऐसे मटेरियल्स
ऐसे मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली या बहुत अच्छे से क्या कर सकता है, फ्लो कर जाता है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि चार्जेस क्या कर जाते हैं हमारे पास, ऐसे मटेरियल चार्जेस जिनमें क्या कर जाते हैं, इजीली फ्लो कर जाते हैं, करंट इजीली फ्लो कर जाता है हमारे पास, उन मटेरियल्स को हम क्या बोल देते हैं, उनको बोलते हैं हम कंडक्टर्स। उनको किस कैटेगरी में रखते हैं, हम उनको कंडक्टर्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी, ऑब्वियसली बात है। हमने क्या सीखा है, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, यानी कि जो आप ये बोल सकते हो, अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कंडक्टेंस का ही आने वाला है, कि आप ये पढ़ रहे हो कि रेजिस्टिविटी और फ्लो ऑफ चार्ज वो अपोजिट, मतलब कि दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन बनाते हैं। यहाँ पे चार्ज इजीली अच्छे से पास कर रहा है, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, कम होगी। अब रेंज कितनी है, ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी जो आप बोल रहे हो, ये आपके पास इसमें रेंज आती है, कितनी है, 10⁸ टू 10⁻⁻6 ओहम मीटर। ये रेंज होती है हमारे पास, रेजिस्टिविटी की रेंज है, जो कि बड़ी कम होती है किसमें, कंडक्टर्स के केस के लिए। ठीक है, अब कंडक्टर्स के एग्जांपल क्या है, सबसे अच्छे एग्जांपल है कॉपर है, सिल्वर है, ये हमारे पास मटेरियल जो है वो कंडक्टर्स में काउंट किया जाता है, यानी कंडक्टर में इंक्लूड किया जाता है। अब इसमें कुछ एलॉयज भी होते हैं जो हमारे पास बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि मैग्नन एक है, उसमें से कॉन्स्टेंट एक है। ठीक है, मैग्नन और कांस्टेंट, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट और मैग्नन हमारे पास एलॉयज हैं, जो कि किस कैटेगरी में आते हैं, कंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। बड़े सारे इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो इनकी हेल्प से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, बोल रहे हैं रेजिस्टिविटी की वैल्यू कंडक्टर्स के केस में क्या हो जाती है, बोल रहे हैं रेजिस्टिविटी की वैल्यू आप इंक्रीज करवा सकते हो, कैसे, इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे आप टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करवाते हो तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाती है। अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी तो जो आपके पास फ्लो ऑफ चार्ज है वो हम क्या कर पा रहे हैं, वहां पे कंट्रोल कर पा रहे हैं। अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी तो फ्लो ऑफ जो चार्ज है वो हमारे पास कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज होती है ऐसे मटेरियल्स जहां पे चार्ज क्या हो जाए, अच्छे से पास कर जाए, इजीली पास कर जाए, उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। और इनमें जो रेजिस्टिविटी की रेंज होती है वो बहुत ही कम होती है। रेंज कितनी होती है, 10⁻⁻8 टू 10⁻6 ओम। ठीक है, अब हमारे पास सकते हैं इंसुलेटर, जो इसके बिल्कुल उल्टा है, मटेरियल्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ये देखिए, विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं करता है, जिनमें इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, पास ही नहीं कर पाता है, उनको बोलते हैं इंसुलेटर्स। और इसमें रेजिस्टिविटी की रेंज क्या हो पाएगी हमारे पास, वहां पे कम थी, चार्ज पास कर जा रहा था, यहाँ पे चार्ज पास ही नहीं करता, रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, रेंज क्या होगी, बहुत हाई। यहाँ पे देखो माइनस में चल रही थी, 10⁻⁻, यहाँ पे 10⁻10 टू 10⁻17 ओहम मीटर, यानी पॉजिटिव में ही चलेगी ये वैल्यू। ठीक है, कितनी ज्यादा रेंज है। अब इसके एग्जांपल है ग्लास एंड रबर। ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सारे किसके एग्जांपल है हमारे पास, इंसुलेटर के एग्जांपल है। ड्राई वुड आ गई, ठीक है, ये भी इसी का एग्जांपल है हमारे पास इंसुलेटर का। अब क्या बोल रहे हैं, आर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हमारी जो इस केस में रेजिस्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है हमारे पास, डिक्रीज कर जाती है, जैसे ही हम टेम्परेचर को क्या करवा देते हैं, इंक्रीज करवाते हैं। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, डिक्रीज कर जाती है इंसुलेटर्स के केस में। अब सबसे इंटरेस्टिंग है सेमीकंडक्टर्स। इसका तो एक पूरा का पूरा हमारे सिलेबस में चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है आपके पास, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, तो ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं, those materials whose resistivity lies between conductor and insulators, कि ऐसे मटेरियल जिनकी जो आपके पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है वो कहां पे लाई करती है, इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों के बीच में। यानी कि ये हमारे पास क्या है, ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं के हेल्प से हम बड़े सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास इसकी जो रेंज आएगी वो कहीं बीच में आएगी, देखो एक नेगेटिव से और पॉजिटिव पे खत्म, यानी 10⁻⁻6 टू 10⁻4 ओहम मीटर हमारे पास किसकी रेंज होती है, सेमीकंडक्टर की रेंज होती है। और सेमीकंडक्टर किसके बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इंसुलेटर और कंडक्टर्स दोनों की। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं सेमीकंडक्टर, वो कौन कौन से हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये हमने फ्लो चार्ट की हेल्प से समझने की कोशिश करी है कि हमारे पास जो
क्लासिफिकेशन है मटेरियल के बेसिस पे कैसे कैसे देखने को मिलती है। अब हमने बात करी थी, एक हमारे पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन रह गई थी जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। अब ये सुपर कंडक्टर्स क्या हैं? यहां पे जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारे पास? 0। यहां पे जो करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो कितना करता है हमारे पास? मैक्सिमम। वो कितना करता है हमारे पास? मैक्सिमम। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती ही नहीं है, यानी रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी है? 0। यानी कि वहां पे जो चार्ज फ्लो करेगा उनको ऑपोजिशन ऑफर करने के लिए कोई भी आपके पास रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो वहां पे जो चार्ज फ्लो करेगा वो कितना करेगा हमारे पास? मैक्सिमम, या फिर बोल सकते हो आप बहुत ही ज्यादा। इसीलिए इन्हें बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। कंडक्टर से भी ऊपर एक कैटेगरी है सुपर कंडक्टर्स। कंडक्टर तो ये है ना कि अच्छे ऐसे मटेरियल जो चार्ज को फ्लो करने में हमारी मदद करें। ठीक है जी, तो ये हमारे पास टोटल आप देख सकते थे कि मटेरियल के बेसिस पे हमने क्लासिफाई कर दिया कि आपके पास की रेजिस्टिविटी के बेसिस पे आपने मटेरियल को क्लासिफाई कर दिया कि अलग अलग मटेरियल को किस कैटेगरी में हम स्टडी कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है कंडक्टेंस क्या होती है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।